राइट टू इक्वालिटी। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन शुरू किया था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बेसिक राइट दे रखे हैं जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन बेसिक राइट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट देता है, और उसमें से पहला जो राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो गवर्नमेंट है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ देने से डिनाई नहीं करेगी। मतलब कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये है कि सारे जो लोग हैं वो कानून के आगे एक समान है। मान लो किसी ने कोई मर्डर किया है, ठीक है, तो मर्डर के लिए कानून है कि भाई अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोर्ट के आगे चाहे अमीर पर्सन खड़ा है जिसने मर्डर किया है, चाहे गरीब पर्सन खड़ा है जिसने मर्डर किया, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे कोई भी है, हर एक पर्सन के लिए लॉ एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अमीर के लिए रियायत दे देगा, थोड़ी सी छूट दे देगा, या गरीब को और ज्यादा परेशान करेगा। इस तरीके का कुछ नहीं, हर एक पर्सन के लिए जो लॉ है वो इक्वल है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए सेम है, सब कानून के आगे एक बराबर है। कानून किसी को ऊंचा या बड़ा करके या फिर उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी ये इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगी, मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और क्या लिखा है? द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और गवर्नमेंट जो है वो सारे लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन देगी कानून के थ्रू। अब कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कानून हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी बनाए जाते हैं। तो सबको लॉज के थ्रू इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सेम ही बात है, इंडिया जो है, मतलब इसमें क्या लिखा है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों सेम चीज है। It means that the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status. तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉ है वो हर एक पर्सन के ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसे ही हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं कि कानून का राज है, कि कानून जो है वो एक्चुअली रूल कर रहा है। कोई भी पर्सन जो है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या फिर उसे कोई स्पेशल फेवर नहीं दिया जाएगा। कानून सबको एक समान नजरिए से ट्रीट करेगा। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए फाउंडेशन मतलब एक तरीके से एक नींव का काम कौन करता है? रूल ऑफ लॉ। मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में क्या देखने मिलेगा, या फिर डेमोक्रेसी का मेन जो बेसिक फीचर आप समझ सकते हो वो क्या है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वहां पे कानून का एक तरीके से रूल होना चाहिए। कानून जो है वो सबको एक समान रूप से ट्रीट करे, और सब लोग कानून को सबसे ऊपर रखें, सब लोग कानून की इज्जत करें। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ द लॉ मतलब कि राजा कौन है? कानून राजा है, और राजा से ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है। तो मतलब कानून जो है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर है। There cannot be distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. तो क्योंकि कानून सबसे ऊपर है, कानून सबको एक समान तरीके से ट्रीट कर रहा है, इसीलिए चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, या फिर कोई आम नागरिक हो, इनमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। Every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same laws. अब ऐसा नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से स्पेशल लॉ बनाया जाएगा मर्डर करने के लिए, या फिर जो गरीब आदमी है उसके लिए अलग लॉ बनाया जाएगा कि भाई अगर एक गरीब आदमी मर्डर कर देगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सिटीजन के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई बहुत दूर मतलब एक रिमोट गांव में, किसी दूर दराज वाले इलाके में, छोटे से गांव में कोई फार्मर है, चाहे कोई भी है, सबके लिए एक ही लॉ बनाया जाएगा। किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया जाएगा। अगर मर्डर से रिलेटेड लॉ बन रहा है तो सबके लिए सेम लॉ बनेगा, ठीक है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपेंस टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी जो पर्सन है वो लीगली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकता है। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब कि भाई आपको ज्यादा बेहतर तरीके से कोई ट्रीट करेगा। मतलब मान लो आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप कोर्ट में जाके, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपको किसी ने मान लो नमस्ते नहीं किया, ठीक है। अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे
हर एक पर्सन नमस्ते करेगा ही करेगा क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। मतलब आप चाहे कोई भी हो, आप इस तरीके का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकते हो। लोग आपको इज्जत से नमस्ते करें, अच्छी बात है, बट ऐसे आप क्लेम नहीं कर सकते, ऐसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि क्योंकि मैं ये पर्सन हूं तो आपको मेरे साथ ये ट्रीटमेंट करना ही होगा, मेरे गले में माला डालनी ही होगी। ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, कोई ऐसा मतलब अलग तरीके से प्रिविलेज जो है क्लेम नहीं कर सकते। प्रिविलेज मतलब एक तरीके से स्पेशल राइट्स हो गए या एडवांटेज हो गई कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे मेरे रिटायर हो जाने के बाद एक बड़ी कंपनी में, एक बड़ी मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें सीईओ बना दिया जाएगा। तो मतलब इस तरीके का कोई प्रिविलेज, कोई मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है जस्ट बिकॉज कि आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जनता आपको दे रही है, अपनी मर्जी से दे रही है तो अलग बात है, बट अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो आप ये लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मुझे ऐसा नहीं ट्रीट किया जा रहा। ठीक है। So, for example, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. तो जैसे कुछ साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके ऊपर केस किया गया किसका, चीटिंग का, कि उन्होंने किसी के साथ चीटिंग की है। द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट गिल्टी। तो जब केस खत्म हुआ तो जो कोर्ट है उसने ये बोल दिया कि जो वो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, मतलब कि वो गुनहगार नहीं है। But as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file papers just like any other citizen. अब जब तक उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, तब तक उन्हें हर एक आम आदमी की तरह ही कोर्ट में जाना पड़ता था, सबूत देने पड़ते थे, पेपर्स वगैरह फाइल करने पड़ते थे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो, आपके ऊपर किसी ने केस किया तो आप घर में बैठे रहो, आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर केस किया गया है, किसी ने आपके ऊपर केस किया है, तो आपको कोर्ट में प्रेजेंट भी होना पड़ेगा, अपने खिलाफ सबूत, मतलब अपने लिए सबूत भी देने होंगे कि मैं बेगुनाह हूं, इस तरीके से। ठीक है। जैसे किसी और सिटीजन के लिए जो पूरा प्रोसीजर है वो उस पर्सन को भी, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। The basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the right to equality. अब इस राइट टू इक्वलिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ इम्प्लीकेशंस को बताता है कि राइट टू इक्वलिटी किस तरफ इशारा कर रहा है, इसका एक्चुअली मतलब क्या हो सकता है। The government shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन, उसके धर्म के बेसिस पे, उसके रेस, उसकी कास्ट, उसके सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी चीजों के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls. और हर एक जो सिटीजन है उसको हर पब्लिक प्लेस के लिए उसको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। मान लो पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस तरीके के जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, पब्लिक शॉप, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पे मतलब आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कभी कभी आप सुनते हो कि मान लो किसी दुकान में कोई बड़ी महंगी सी दुकान लग रही है, अब उसमें किसी पर्सन को जो वॉचमैन है वो क्या कर रहा है, किसी पर्सन को अंदर घुसने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट से आता है, मान लो कोई ऐसा केस है। तो ये चीज करनी गलत होगी क्योंकि कोई भी पर्सन किसी के साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अब ये चीज गवर्नमेंट के लिए भी बोली गई है कि जो गवर्नमेंट है वो भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती और कोई पर्सन किसी और के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है। सारे ही जितने लोग हैं उन सबको, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सबकी एक्सेस होगी। Similarly, there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playgrounds and places of public resorts maintained by the government or dedicated to the use of general public. इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज है जो कि मतलब मान लो जैसे कुआं है, कोई टैंक वगैरह बनाया गया है, कोई बाथिंग घाट है, मतलब कि जो नहाने का घाट वगैरह बने रहते हैं, रोड्स हैं, प्लेग्राउंड्स है, कोई भी ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है या फिर वो चीज स्पेशली इसलिए बनी है ताकि वो वहां पे कोई भी जनता जो है वो उसको एंजॉय कर सके, इस तरीके की कोई भी गवर्नमेंट ने बनाई गई चीज या फिर डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक वाली चीज पे किसी के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि कोई कुआं बना है गांव में, पंचायत ने कुआं बनवाया है, अब वो कुएं पे सबका अधिकार है। गांव में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वो सभी पर्सन इस कुएं से पानी पी सकते हैं।
तो किसी के ऊपर इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए पब्लिक वाली चीजों पे। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places. अब आपको पढ़ने से तो ऐसा ही लग रहा हो कि हाँ ऑब्वियस है ना, कोई किसी को कहीं जाने से क्यों रोकेगा, कोई किसी को कुएं से पानी पीने से क्यों रोकेगा, है ना। आपको सुनने में ये बहुत ऑब्वियस सा लग रहा होगा कि हाँ इक्वलिटी होनी चाहिए, कि सबको सब ट्रीट इक्वली करें। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखनी जरूरी हो गई, ये राइट टू इक्वलिटी देना इसलिए जरूरी हो गया, और स्पेसिफिकली ये लिखना कि हाँ कोई भी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी बेसिस पे, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जितने भी लोग हैं उन सबको, सारे जनरल जो पब्लिक प्लेसेस है उन सबकी एक्सेस होगी। ये चीज इसलिए लिखी गई क्योंकि हमारे देश में ट्रेडिशनली कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, और ये जो कास्ट सिस्टम है ये लोगों को उनके ऊपर रोक लगाता है, लोगों के ऊपर रोक लगाता है। जैसे मैंने आपको कुएं वाला एग्जांपल दिया, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, मान लो एक गांव है और उसमें एक कुआं बना हुआ है, ठीक है। ये कुआं मान लो पंचायत ने ही बनवाया है, और कुछ ए कम्युनिटी के लोग हैं जो कि अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, और यहाँ पे बी कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें की लोग लोअर कास्ट का बुलाते हैं। अभी जो अपर कास्ट के लोग हैं ये क्या कहते हैं इस इन लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट ग्रुप को, कि तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे, ठीक है, तुम्हें यहां से पानी नहीं पीना। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन ये लोग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने आप को सुपीरियर और उनको वीक क्लास को इंफीरियर समझ रहे हैं। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं और आज भी लगाई जा रही हैं। तो इसको रोकने के लिए जो कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज को मेंशन करता है कि सबको समान तरीके से ट्रीट करना है। अब क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लिखता है कि सबको इक्वालिटी मिलेगी, तो अब बी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो केस फाइल कर सकते हैं ए कम्युनिटी के ऊपर कि ये जो ए कम्युनिटी है ये हमें कुएं से पानी नहीं पीने दे रही है। तो अब बी कम्युनिटी के पास ये राइट है कि वो न्याय पा सके, वो अपना हक जो है कुएं से पानी पीने का वो पा सके। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स। अब ये सेम चीज ही इक्वालिटी की अप्लाई होती है पब्लिक जॉब में, कि किसी भी तरीके के सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, मतलब उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करना। All citizens have equality of opportunity in matter relating to employment or appointment to any position in the government. तो गवर्नमेंट के लिए क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट में कोई भी पोजीशन है, गवर्नमेंट में आप किसी को अपॉइंट करना चाह रहे हो तो किसी भी चीज के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट किसी, मान लो आर्मी में भर्ती कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं कह सकती, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि सब लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए अलाउड है एक्सेप्ट दीज कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, सबको इक्वल रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो गवर्नमेंट में, ठीक है। किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा उन सभी ग्राउंड्स के ऊपर जिनको हमने डिस्कस किया अभी की। किसी भी पर्सन को रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जॉब देने के लिए। मतलब कि कोई ये नहीं बोलना, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि भाई आप औरत हो इसीलिए हम आपको ये जॉब नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसे जॉब्स हैं जहां पे औरतों को भी अब उनको भी अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी रिसेंटली एनडीए में औरतों को भी अलाउ कर दिया है कि जो फीमेल हैं वो भी एनडीए में एनरोल कर सकती हैं, एग्जाम दे सकती हैं। पहले क्या था कि सिर्फ मेल जो हैं, मेल कैंडिडेट ही एनडीए का एग्जाम दे पाते थे, बट अभी फीमेल के लिए भी कर दिया गया है। तो इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन था पहले कि औरतों को नहीं अलाउ किया गया था, तो उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। You have read in chapter 4 that the government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. अब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन्हें 15% का रिजर्वेशन मिला है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 7.5% का, और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनको 27% का जो रिजर्वेशन है वो मिला हुआ है।
अब जब ये रिजर्वेशन दिया जाता है तो आपको देखने से ये लग सकता है कि इन लोगों को स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक स्पेशल प्रिविलेज दी जा रही है कि उनको 15% का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, या बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं उन्हें 27% का रिजर्वेशन देके कुछ उनको उनको फेवर किया जा रहा है। आपको दिखने में ऐसा लग सकता है कि जो अदर जनरल कास्ट वाले लोग हैं या फिर जो अनरिजर्व्ड हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। इनको किस लिए रिजर्वेशन दिया गया ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि इनके साथ जो है ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इनको ट्रीट किया गया था। जैसे कुएं वाला एग्जांपल बताया, ये वही लोग हैं जिनको कि कुएं से पानी पीने से मना किया गया था, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, इनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं दी गई, इनको सोसाइटी से कट ऑफ किया गया, ठीक है। तो इनको इक्वल लाने के लिए दूसरे लोग जो कि प्रिविलेज्ड हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट बताते हैं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बताते हैं, ऐसे लोगों के बराबर उन लोगों को लाने के लिए जो कि ट्रेडिशनली पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है पुराने टाइम से, उनको इन लोगों के बराबर लाने के लिए ये इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये कोई स्पेशल फेवर नहीं है, बल्कि ये जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग बहुत पीछे हैं, उनको सही एक इक्वल पायदान पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी का और एक होता है इक्विटी का। इक्वालिटी मतलब कि आपको कुछ भी नहीं सोचना समझना, बस सबको एग्जैक्ट सेम चीज दे देनी है। जैसे मान लो 4 लोग हैं और हमारे पास 8 रोटियां हैं, तो सबको बस दो दो रोटी दे दो, ठीक है। किसी पर्सन को कितनी भूख है ये मैटर नहीं करता, बस सबको इक्वल दो रोटी दे दो। वही इक्विटी क्या कहती है कि आपको हर एक पर्सन की नीड को समझना है। अगर 8 रोटी हैं और हमारे पास 4 लोग हैं, इनमें से एक पर्सन ऐसा है जिसको सिर्फ 1 रोटी की भूख है, एक पर्सन ऐसा है जिसे 2 रोटी की भूख है, ठीक है, एक पर्सन ऐसा है जिसको कि कोई भूख ही नहीं है, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा है जिसको कि मान लो 5 रोटी की भूख है। तो इन लोगों को इनकी जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा कि अगर एक पर्सन को सिर्फ 1 रोटी की भूख है तो उसे 1 ही दी जाएगी, 2 देके उसको मतलब क्यों उसको परेशान करना। अगर 2 देंगे या तो वो जबरदस्ती खाएगा, उसकी तबीयत खराब होगी, या फिर 1 रोटी वेस्ट जाएगी, ठीक है। अगर जिस पर्सन को 2 रोटी की भूख है उसके लिए ठीक है, उसको 2 रोटी की भूख थी, उसे 2 दिया जा रहे थे। अब अगेन अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको कि किसी मतलब उसको भूख ही नहीं है, अब उसको आप जबरदस्ती खाने बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वहां पे फिर 2 रोटी वेस्ट जाती। वहीं एक पर्सन ऐसा है जिसको कि 5 रोटी की भूख थी, बस आप सिर्फ 2 दे रहे हो, तो वो भूखा रह जाता। इक्विटी मतलब कि आपको सबकी जरूरतों को समझना है, सबकी पोजीशन को समझना है, और उस हिसाब से आपको सबको एक इक्वल पायदान पे लाना है। जब हम इन सबको इस बेसिस पे जितनी उन्हें भूख है उसके हिसाब से रोटी देंगे, तो ये सब एक लेवल पे आ जाएंगे कि इन सबकी भूख जो है वो नॉर्मल तरीके से खत्म हो जाएगी, सबका पेट भर जाएगा, किसी का बहुत ज्यादा नहीं भरेगा या किसी का एकदम खाली नहीं रहेगा, सबका पेट भर जाएगा। तो ये काफी फेमस इमेज है, आपने हो सकता है पहले भी देखी हो। तो ये इक्वालिटी एंड इक्विटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। देखो यहाँ पे 3 बॉक्स थे, ठीक है। अब 3 लोगों को ये मैच देखना था और ये बीच में एक दीवार है और इन तीनों की हाइट जो है वो अलग अलग है। 3 बॉक्स है, 3 को एक दे दो। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पर्सन लंबा है वो आराम से मतलब बहुत ऊंचे होके मैच को देख पा रहा है। जो पर्सन की हाइट थोड़ी छोटी थी, हाँ, वो बॉक्स होने की वजह से अब थोड़ा बाहर देख पा रहा है, ठीक है। वहीं एक पर्सन ऐसा है जिसकी हाइट बहुत छोटी है, उसको एक डब्बा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा है। तो इक्विटी क्या होगी, जब आपने इन तीनों को समझा और आपने इन 3 बॉक्सों का सही इस्तेमाल किया। जो पर्सन ऑलरेडी लंबा है उसको कोई बॉक्स नहीं दिया क्योंकि वो बिना बॉक्स के ही देख सकता है। जो पर्सन जिसकी हाइट थोड़ी नॉर्मल थी उसको एक बॉक्स दिया और उसका एक बॉक्स देने से ही काम चल गया, वो बाहर देख पा रहा है, मैच को सही से देख पा रहा है। वहीं जो पर्सन बहुत छोटा था उसको अब एक की जगह 2 बॉक्स दे दिया। अब 2 बॉक्स देने से ये वाला जो पर्सन है ये भी अब बाहर देख पा रहा है। अब तीनों सेम पोजीशन पे आ गए। तीनों का मेन मकसद क्या था कि मैच देख पाना। अब तीनों मैच जो है वो सही से देख पा रहे हैं। तो ये चीज है इक्विटी। तो ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, कि जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं दी गई, उन लोगों को अब सही लेवल पे पहुंचाने के लिए कुछ इस तरीके से रिजर्वेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं, ताकि उन लोगों की सिचुएशन बेटर हो सके और वो सोसाइटी में बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकें। So various governments have different schemes for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kinds of job. अब जितनी भी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने अलग अलग तरीके की स्कीम्स, प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं, ताकि जो औरतें हैं या जो गरीब लोग हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जा सके किसी भी तरीके की जॉब वगैरह में। जैसे आपने
जॉब्स में देखा होगा कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए एक अलग तरीके से रिजर्वेशन होता है, उनके अलग तरीके की सीट्स जो हैं वो बुक्ड होती हैं, वहीं पे बुक मतलब रिजर्व्ड होती हैं। वहीं पे जैसे आपने कुछ एग्जाम्स वगैरह में देखा होगा, मान लो कोई पर्सन जो है वो उसके हाथ जो है वो कटे हुए हैं, ठीक है, वो पर्सन लिख नहीं सकता, तो उसको अलग से एक स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जिस पर्सन के हाथ नहीं है वो भी अपना पेपर लिख के दे सके। वो बोलता रहेगा और उसका जो स्क्राइब है, जो मतलब वो उसको पेपर लिख के देगा, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट कहती कि नहीं, किसी को भी पेपर में कोई स्क्राइब वगैरह नहीं मिलेगा, लिखना है खुद लिखो, तो इससे क्या होता कि जो पर्सन भले ही उसके हाथ नहीं है बट उसका दिमाग अच्छा है, वो और दूसरे तरीकों से उस जॉब में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बट वो पेपर नहीं लिख पा रहा है, बस पेपर लिखने की दिक्कत है, उसको आता सब है। तो ऐसे में अगर उस पर्सन को कोई स्क्राइब दे दिया जा रहा है, एक पर्सन उसको दे दिया जा रहा है कि ताकि वो लिख के दे दे, तो इसमें दिक्कत क्या है, वो पर्सन भी अब सेम लेवल पे है कि हाँ, वो भी अब अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको वो लिख के दे सकता है। तो इस तरीके से जो स्कीम्स है वो दी जाती हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि जो लोग पुअर हैं या जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इन लोगों को भी बेटर पोजीशन पे लाया जा सके, इक्वलिटी इनके साथ भी हो सके। आर दीज रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी? तो ये चीज अब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो चीजें हैं वो दिखने में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो इक्वलिटी नहीं है, हमने तो बोला कि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी को कोई फायदा नहीं देना, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं देनी, प्रिविलेज नहीं देनी, बट ये रिजर्वेशन से तो प्रिविलेज मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दे आर नॉट, और हम डिटेल में समझ चुके हैं कि भाई ये रिजर्वेशन वगैरह जो है, इस तरीके की प्रेफरेंसेस जो हैं वो इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं कर रही हैं, बल्कि ये चीजें जो है वो इक्वलिटी देने के लिए ही है, इक्विटी के लिए है। For equality does not mean giving everyone the same treatment, no matter what they need. इक्वालिटी का जब हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको समान रूप से जो चीजें हैं वो दे दो। मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे इक्वालिटी का क्या है, लिटरल मीनिंग तो यही है कि सबको एक समान से समान चीजें जो है दो। अगर 3 डब्बे हैं, 3 लोग हैं, तो सबको एक एक डब्बा दे दो, तब इक्वालिटी है। तो लिटरल मीनिंग वो है, बट जब इसे हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, तब इसका मतलब ये नहीं रह जाता। तब इक्वालिटी का मतलब ये है कि जिसकी जितनी नीड है उसके हिसाब से दो। तब ये इक्वालिटी जो है वो इक्विटी के तरीके से हम इसको यूज करने लगते हैं। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाटएवर वन इज कैपेबल ऑफ। तो इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि हम हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो जिस भी काम को करने की क्षमता रखता है वो उसको कर सके, वो उसको अचीव कर सके, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दो। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal job opportunities. तो कभी कभी इस तरीके के स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है ये इंश्योर करने के लिए कि भाई इक्वलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दिस इज व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू, और जॉब रिजर्वेशन जो है वो यही करता है, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है। Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of right to equality. और इस चीज को और क्लेरिफाई करने के लिए, मतलब कि कोई लोग जो हैं वो इसका विरोध ना करने लग जाएं, लोग जो हैं वो रिजर्वेशन को एक तरीके से गलत नजरिए से ना देखें, इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमारा खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इस तरीके के जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वालिटी के वायलेशन नहीं है। The principle of non-discrimination extends to social life as well. तो अभी तक जो हमने बात की वो एक तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तरीके से हमने बात की कि हाँ, सबको इक्वल जॉब लेने का अधिकार है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जब हम ये इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारी सोशल लाइफ तक भी ये चीज एक्सटेंड करती है। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करने का जो प्रिंसिपल है, ये हमारे सोशल लाइफ में भी लागू होता है। The Constitution mentions one extreme form of social discrimination, the practice of untouchability, and clearly directs the government to put an end to it. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का एक्सट्रीम सोशल डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र करता है। तो एक्सट्रीम सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ एक बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत बुरे तरीके से हो रहा है। वो कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? जो है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो चलती है, कि मतलब
अगेन एक ऐसी कास्ट है जो कि अपने आप को अपर कास्ट का बोलती है, यहाँ पे एक दूसरी कास्ट है जो कि जिसे कि दूसरे लोग लोअर कास्ट का बुलाते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं अपने से इंफीरियर। तो अब ये अपर कास्ट वाले लोग ये क्या करते हैं, ये किसी इस बी कम्युनिटी वाले पर्सन को क्या बोलते हैं कि अगर हमने बी कम्युनिटी वाले पर्सन को छू दिया तो हम गंदे हो जाएंगे, हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे। तो इस बी कम्युनिटी वाले पर्सन का साया भी ए कम्युनिटी वाले पर्सन पे नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से ये ए कम्युनिटी वाले लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई ऐसे कैसे तुम उन्हें मतलब इस तरीके से एक्सक्लूड करोगे। जब ये कहेंगे कि तुम्हारा साया भी हम पे नहीं पड़ सकता, तो ये लोग क्या करेंगे, ए कम्युनिटी वाले लोग इन बी जो कम्युनिटी के लोग हैं इनको गांव से बाहर निकाल देंगे। मान लो ये सेम गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो अब पहले लोग मिक्स रह रहे हैं मान लो, ठीक है, बट ये ए कम्युनिटी वाले लोगों ने क्या कहा कि बी कम्युनिटी जो है वो अनटचेबल है, उसको छुआ नहीं जा सकता। तो इन लोगों ने, ए लोगों ने बी लोगों को क्या किया, मार मार के उनको फोर्स करके गांव के कोने में भेज दिया कि तुम लोग बस यहीं रहोगे, इस लाइन से बाहर नहीं जाओगे, तुमको रहना है गांव के कोने में रहो, बीच में मत आना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही कि वो अपनी मर्जी से रह सके, उनकी एक तरीके से लिबर्टी पे रोक लग रही है, उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है। ऐसे ही जैसे आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो स्टोरी है वो पढ़ी होंगी कि किस तरीके से जब वो स्टेशन पे रुके थे और वो वेट कर रहे थे कि उनके फादर जो हैं वो कोई साधन, कोई कार वगैरह कुछ भेजेंगे उनको मतलब घर ले जाने के लिए, और स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा, जब वो बच्चे थे वो अच्छे वेल ड्रेस्ड थे, मतलब कि जो अम्बेडकर जी थे उनके कजन थे, उनके ब्रदर्स वगैरह थे, वो सब वेल ड्रेस्ड थे, अच्छे खासे दिख रहे थे, उनके पास पैसा था, पैसे की कमी नहीं थी। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि बच्चे तुम मतलब कहाँ जाओगे, कैसे वेट कर रहे हो, और बातों बातों में ही स्टेशन मास्टर को पता चला कि जो बच्चे हैं, जो अम्बेडकर जी हैं, वो महार कम्युनिटी के हैं, और महार कम्युनिटी को लोअर कास्ट समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है। अब जैसे ही ये बात स्टेशन मास्टर को पता चली, उसने बाहर खड़े तांगे वगैरह वालों को भी बता दी कि ये बच्चे जो हैं ये लोअर कास्ट के हैं, ये महार कम्युनिटी के हैं। अब जब बहुत देर हो गई बच्चों को वेट करते हुए, उनके पापा ने उनको कुछ भी मतलब गाड़ी वगैरह उनकी नहीं आई या कोई तांगा वगैरह उनके लिए स्पेशल नहीं आया, तो बच्चों ने सोचा कि चलो खुद ही चले जाते हैं, कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो वो बाहर जाके जो तांगे वाले खड़े थे उनसे पूछने लग गए कि हमें यहाँ जाना है, आप चले जाएंगे, हम पैसे देने को तैयार हैं। बट सारे लोगों ने मना कर दिया। ये लोग पैसे दे रहे थे, अच्छे से पैसे दे रहे थे बच्चे, बट फिर भी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे, वो महार कम्युनिटी के थे, इसीलिए सारे लोगों ने उनको ले जाने से, उनको अपनी गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, इसको एंड करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन ने की। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोला कि ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको एबॉलिश कर दो, इसके ऊपर एंड लगा दो। तो अगर किसी के साथ इस तरीके से छुआछूत होगी, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होगी, तो वो पर्सन न्याय पाने के लिए कोर्ट में जा सकता है। जो पर्सन इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेगा, जो ए कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनको अगर पाया जाएगा कि वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ सख्त सजा होगी उनके ऊपर, और जो बी कम्युनिटी वाले लोग हैं उन्हें न्याय मिलेगा। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। तो ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, ये किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी जो है वो फॉरबिडन है। अनटचेबिलिटी here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste। अब अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि उसको छूने से मना किया गया है। मतलब आप देखो कि ये चीज कहां तक पहुंच रही है कि जो लोग हैं वो उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने से मना कर रहे हैं। अगर सिर्फ छूने से मना करना होता तो जो तांगे वाले हैं वो बच्चों को अपने तांगे में बैठा के ले जाते, कहते कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम हमारे तांगे में बैठ जाओ, है ना, हम तुमसे हैंडशेक नहीं करेंगे, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम तांगे में बैठ जाओ। तो अगर अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ छूने तक ही सीमित होता तो वो कुछ ऐसा दिखता, बट एक्चुअली अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ छूने तक सीमित नहीं है, इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। जैसे कोई स्कूल है, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे जा रहे हैं, और कोई ऐसे कम्युनिटी का बच्चा भी है जिसको कि अनटचेबल माना जाता है, तो सो कॉल्ड अनटचेबल कम्युनिटी वाले पर्सन को, उस बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको क्लास से बाहर बिठाया जाएगा। आपने पिछली क्लासेस में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो केस है, उनकी जो बायोग्राफी है वो पढ़ी थी कि किस तरीके से उन्हें पूरे स्कूल को साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए बोला था, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट से आते थे। सिर्फ इस बेसिस पे उनके साथ इस तरीके की ज्यादती की गई। तो ये जो अनटचेबिलिटी का जो पूरा मतलब है वो काफी बड़े उस पे लोग फॉलो करते हैं, और
किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब बैन करता है, मना करता है कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। इट रेफर्स टू एनी belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels। तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो मैंने एग्जांपल बताया उसी से रिलेट करके इसको समझो। ये क्या कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसा बिलीफ है, मतलब आप कुछ भी ऐसा मान रहे हो, कोई भी ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को नीचे दर्जे पे देखा जाता है, उनको कमतर समझा जाता है। क्यों कमतर समझा जा रहा है? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट लेवल में पैदा हुए हैं, बेसिकली किसी वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनको गंदा समझा जाता है, उनको बेकार समझा जाता है। तो कोई भी ऐसी सोच है, कोई भी ऐसा आप एक्शन कर रहे हो जिससे कि आप ये जताते हो कि सामने वाला आपसे कम है या आप उसे अनटचेबल की तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसे ऐसा शो कर रहे हो कि वो पर्सन आपके लेवल का नहीं है, आपके साथ वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अनटचेबल के कॉन्सेप्ट में आएंगी और वो गलत होंगी। Such practice denies them interaction with others or access to public places as equal citizens। तो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके के लोगों को जिनको कि वो लोअर कास्ट का समझ रहे हैं, उनके साथ क्या करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं, उनको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करने देते। मतलब कि उनको, जैसे पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनमें उनको बुलाया नहीं जाएगा, उनमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई लो कास्ट वाला पर्सन आएगा इस मार्केट में, अगर लो कास्ट वाला पर्सन आएगा तो उसको क्या करना होगा, एक लकड़ी बजा के आनी पड़ेगी, मतलब कुछ ऐसे लकड़ी वगैरह साउंड करते हुए आना पड़ेगा, ताकि जो इस मार्केट में जितने अपर कास्ट वाले लोग हैं वो साइड हट जाएं और ये लोअर कास्ट वाले पर्सन का साया भी इन पे ना पड़े या वो टच ना हो जाए। इस तरीके से किया जाता है। ऐसे ही आपने मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है कि मान लो ये कोई रोड है और मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मंदिर है और यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले जो लोग हैं उनके घर बने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक तरीके से जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब शादी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो शादी करते टाइम मंदिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे घोड़ी पे चढ़ के मंदिर जाना होता है। अब जब ये मंदिर गए तो मंदिर कैसे जाना होगा, वो इस रास्ते से होते हुए जाना होगा, और ये रास्ता क्या है, ये रास्ता ऐसा है जहाँ पे अपर कास्ट लोगों का घर है। तो ये अपर कास्ट वाले लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों को रोकते हैं कि तुम इस रोड पे नहीं आओगे, इनको मना करते हैं कि तुम इस रोड पे नहीं आ सकते, ये हमारा इलाका है। इस तरीके से इन लोगों के ऊपर ये जो ये कम्युनिटी है इसके ऊपर बैन लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं। तो ये भी एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आप उनको पब्लिक प्लेसेस पे आने से रोक रहे हो, उनका जो इंटरेक्शन है वो बंद कर रहे हो, उनको इक्वल सिटीजन की तरह आप ट्रीट नहीं कर रहे। तो ये सब अनटचेबल है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है और ये बैन है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कहता कि ये करना मना है, अनटचेबिलिटी करना मना है, बल्कि अगर कोई अनटचेबिलिटी करेगा तो उसको पनिश भी किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। सो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। इसे एक बार समराइज कर लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब बेसिकली ये है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। जो गवर्नमेंट है उसे हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब जब हम इक्वलिटी की बात इस तरीके से करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों के बारे में ना सोचो जिनके साथ पुराने टाइम से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब कि इक्वालिटी मतलब क्या होगा कि जिन लोगों के साथ पुराने टाइम से उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, उनको भी जब गवर्नमेंट सही इक्वल दर्जे पे लाने के लिए जब उन्हें कुछ प्रिविलेज दे, कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट उठाए ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें भी इक्वल किया जा सके। तो इसमें हमने रिजर्वेशन वगैरह की बात की कि रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि जितने भी अभी तक अंडर प्रिविलेज लोग रहे हैं, जितने भी बैकवर्ड लोग रहे हैं, ट्राइबल्स वगैरह हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करके रखा जाता है, इन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, वो अपना जो कैपेबिलिटी है उसको शो कर सकें और जो भी वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें।
तो जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग स्कीम्स वगैरह निकालती हैं इस तरीके की प्रेफरेंस देने के लिए, और ये जो प्रेफरेंस है वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत करती है, क्योंकि ये उन लोगों को भी सेम पायदान पे ला रही है जो कि एक तरीके से एक्सक्लूडेड हैं, जिनके साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है, अब उनको भी सही जगह पे सेम लेवल पे लाने की कोशिश की जा रही है। इसको आप, जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, रोटी वाला, वो डब्बे वाला जो हमने फोटो देखी थी, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फिर हमने बात की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, और एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, और इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैन करता है। किसी भी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी को कोई पर्सन नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसको सजा मिलेगी।